नोएडा की एक 50 मंजिला सोसाइटी, जहां हर तरफ बस इमारतें ही इमारतें, एक दूसरे का मुंह ताकती हुई इमारतें। नीचे बने हुए चिल्ड्रंस पार्क में खेलते हुए बच्चे और इसी पार्क के ठीक सामने बनी हुई इमारत के 10वें माले पर चढ़ता हुआ सामान। शायद किसी में अभी अभी बनकर तैयार हुई इस इमारत के 10वें माले पर एक फ्लैट खरीदा है और आज वो लोग इसमें शिफ्ट भी हो रहे हैं। इसी फ्लैट के ठीक सामने किराए पर रहता है एक लड़का, रोहित। रोहित, शायद तेरे सामने वाले फ्लैट में कोई रहने के लिए आ गया है। देख ना, सामान चढ़ रहा है यार। सही है, अब तुझे कुछ ठीक लगेगा। पड़ोसी भी हैं अब तो, हिमांशु ने रोहित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। क्या पड़ोसी यार, तुझे तो पता है ना कि हम मकान मालिक किसी किराएदार से कितना संपर्क रखते हैं, और फिर हम अकेले लड़कों से तो वैसे भी साले ऐसे भागते हैं जैसे हम कोई छठे छठाए बदमाश हैं। जिस पर हिमांशु ने मुस्कुराते हुए रोहित के फ्लैट का खुला हुआ दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन जब हिमांशु अपने फ्लैट में स्टडी टेबल के सहारे लगी चेयर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तब उसकी निगाह सामने वाले फ्लैट की खुली हुई खिड़की पर गई, लेकिन वहाँ उस वक्त कोई भी नहीं था। एक निगाह उस तरफ डालने के बाद हिमांशु दोबारा से अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गया। दरअसल हिमांशु यहाँ नोएडा की एक कंपनी में जॉब करता था और साथ ही साथ वो अपनी सीए की तैयारी भी कर रहा था, और चूंकि आज रविवार का दिन था इसलिए वो घर पर ही था। कुछ देर बाद पढ़ते पढ़ते एक बार फिर से उसकी निगाह सामने के फ्लैट की उसी खुली हुई खिड़की पर गई, और अब वहाँ एक बेहद खूबसूरत तथा हरा भरा पौधा गमले समेत रखा हुआ था, जिसकी हरियाली को देखना हिमांशु के एक बहुत ही सुखद एहसास से सराबोर कर रहा था। हिमांशु कुछ देर तक अपलक उस पौधे को निहारता रहा और फिर वो वहाँ से उठकर किचन की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वो अपने हाथों में एक कॉफ़ी का मग और कुछ घर का बना हुआ स्नैक्स लेकर वापस उसी जगह पर लौटा। ये स्नैक्स उसे उसकी शादीशुदा बड़ी बहन ने बना कर दिए थे, जो अभी पिछले हफ्ते ही फरीदाबाद से उसके यहाँ नोएडा मिलने आई थी। दरअसल हिमांशु की माँ का देहांत अभी कुछ 3 या 4 साल पहले ही हुआ था, और हिमांशु का उसके पिता से तो 36 का आंकड़ा था। तो बस अपनी माँ की 13वीं के दूसरे दिन ही उसने अपने पिताजी और उनके घर वालों से मुंह मोड़ लिया था। काफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए हिमांशु बाहर के मौसम का मुआयना करने का प्रयास कर रहा था कि बारिश होगी या नहीं, क्योंकि बाहर काली काली घटाओं ने पूरे आसमान पर अपना कब्जा जमा रखा था। तभी अचानक ही उसकी नज़र फिर से उसी खिड़की पर जाकर टिक गई, जहाँ उसे कुछ हलचल होती हुई सी महसूस हो रही थी। शायद उस खिड़की पर कोई पर्दा लगा रहा था, और हिमांशु को बहुत अधिक प्रयास के बाद भी वहाँ कोई न दिखकर सिर्फ उस कोई का सुर्ख लाल आंचल ही दिख पाया। अब वो आंचल था या दुपट्टा, यह बात तो क्लियर नहीं हो पाई, मगर हाँ, वहाँ किसी न किसी मोहतरमा की मौजूदगी पर तो अब एक मुहर ज़रूर ही लग चुकी थी। अगले दिन हिमांशु बाइक लेकर सामने वाले फ्लैट के नीचे अपने दोस्त रोहित का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि वो और उसका दोस्त रोहित एक ही कंपनी में कार्यरत थे और दोनों रोज़ाना एक ही ऑफिस आया जाया करते थे। काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन रोहित नीचे नहीं आया, और जब हिमांशु ने उसको फ़ोन मिलाया तो वह भी नॉट रीचेबल बता रहा था। अरे यार, आज तो ये लड़का पक्का मरवाएगा, बहुत लेट हो गए यार। अपने आप में ही बड़बड़ाता हुआ हिमांशु फटाफट से लिफ्ट के सामने पहुंच गया। मगर कहते हैं ना कि कोई भी मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। लिफ्ट में कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था, और पूछने पर टेक्नीशियन ने बताया कि सर बस 10 मिनट। 10 मिनट हिमांशु के मुंह से ज़ोर से निकला। अब हिमांशु बड़ी ही तेज़ी से बड़बड़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, और दूसरी तरफ से एक मोहतरमा बेख्याली में चली आ रही थीं, और वो भी कुछ डरी सहमी सी। दोनों एक दूसरे से यूं टकराए कि हिमांशु तो गिरते गिरते बड़ी ही मुश्किल से संभला, और वो मोहतरमा तो अचानक हुए इस टकराव से बहुत ही बुरी तरह से चौंक कर डर गई। हिमांशु के मुंह से बार बार बस सॉरी ही निकल रहा था, जबकि उसे खुद ही नहीं पता था कि गलती आखिर थी किसकी। और फिर इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है, क्योंकि एक तो मोहतरमा का यूँ हिमांशु की वजह से इस कदर सहम जाना उसे बहुत बुरा लग रहा था, और ऊपर से वो मोहतरमा को एक बार देखते ही बस अब उन्हें देखता ही जा रहा था। हालांकि वो कोई हूर की परी के मानिंद तो थी नहीं, मगर फिर भी उनके चेहरे की गजब की मासूमियत, उनका सांवला सलोना सा रंग, गहरी गहरी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों से नाजुक होंठ और नपा तुला सा बदन किसी को भी दीवाना बना देने के लिए काफ़ी था।
अपने आप को बड़ी ही मुश्किल से संभालते हुए मोहतरमा ने कहा, इट्स ओके। वो कुछ देर तक वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। आप ठीक हैं ना? हिमांशु ने बड़ी ही आत्मीयता के साथ पूछा। हाँ कहकर सिर हिला दिया उसने, और फिर हिमांशु को अपने पास खड़ा हुआ देखकर उसने वहाँ से उठने का फैसला किया, और फिर वो उन सीढ़ियों से उठकर नीचे की ओर जाने लगी। और हिमांशु, जिसे कि ऊपर अपने दोस्त रोहित के पास जाना था, अब वो भी उन मोहतरमा के पीछे पीछे हो लिया। सीढ़ियाँ उतरते ही वो तेज़ी से बढ़कर आगे की ओर मुड़ गई और हिमांशु अपनी बाइक की तरफ चल दिया, जहाँ उसका दोस्त रोहित न जाने कब से उसका इंतज़ार कर रहा था। हिमांशु को देखकर रोहित उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाने लगा, लेकिन हिमांशु को तो जैसे कुछ भी सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बेख्याली में बस वहाँ खड़ा ही था कि तभी रोहित ने हिमांशु की इस शिथिलता को भांपते हुए आज बाइक स्वयं चलाने का फैसला किया, जिस पर हिमांशु चुपचाप उसके साथ पिछली सीट पर बैठ गया। वो कब ऑफिस पहुंचा और कब शाम को वापस आया, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे तो बस ये लग रहा था कि वो अभी भी उन सीढ़ियों पर बैठी हुई उस मोहतरमा को निहार रहा है, और वो बार बार कह रही हैं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अगले दिन सुबह हिमांशु काफ़ी जल्दी ही सोकर उठ गया था, या कहें कि वो सारी रात सोया ही नहीं। इस तरह का आकर्षण हिमांशु अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही महसूस कर रहा था। 26 वर्षीय हिमांशु की स्कूलिंग से लेकर कॉलेज तक की शिक्षा दीक्षा तो ओनली बॉयज़ संस्थानों में ही हुई थी। शायद इसे भी इसके एक बड़े कारण के रूप में देखा जा सकता है। और इसके अलावा उसके अंतर्मुखी स्वभाव का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा कि आज अपने ऑफिस की ना जाने कितनी महिला सहकर्मियों का तो वो नाम तक भी ठीक से नहीं जानता है। रूप रंग और व्यक्तित्व में जहाँ हमारे हिमांशु जी हर एक लड़की की पहली पसंद पर खरे उतरते हैं, वहीं उनकी बात करने का अंदाज़ा मानो बोलें तो बस फूल ही झड़ते हैं। और उनके बुद्धि विवेक पर तो शायद ही उनके जीवन में शामिल ऐसा कोई शख्स हो जो कि फिदा ना हो। हिमांशु जितनी जल्दी आज जागा था, उतनी ही फुर्ती से वो तैयार भी हो गया, और आज भी उसने रोहित के फ्लैट में जाने के लिए सीढ़ियों का ही विकल्प चुना, जबकि सोसाइटी की लिफ्ट आज बिल्कुल दुरुस्त थी। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हर एक पायदान के साथ हिमांशु के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। वो बस एक चेहरे को अपनी आंखों में बसाए दीवानों की तरह सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था, और इन्हीं ख्यालों में डूबा न जाने कब वो रोहित के फ्लैट तक पहुंच गया। शायद इसका एहसास तो उसे खुद भी ना हो सका। वो रोहित के फ्लैट की डोरबेल बजाता इससे पहले ही रोहित ने दरवाज़ा खोल दिया। अरे तू आज इतनी जल्दी? देख, इसलिए मैं भी आज जल्दी ही रेडी हो गया, क्योंकि कल तू तो भैया न जाने किन ख्यालों में डूबा था, और बास के उस चमचे राघव की पूरी बकवास मुझे अकेले को ही झेलनी पड़ी। तो भैया आज नो लेट, चल फटाफट। कहते हुए रोहित ने अपने फ्लैट को लॉक किया, और वो दोनों लिफ्ट से सीधे नीचे और फिर सीधे ऑफिस के लिए निकल पड़े। अगले 3-4 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। हिमांशु सीढ़ियों के रास्ते रोहित के यहाँ जाता, और फिर वे दोनों लिफ्ट होकर सीधे ऑफिस के लिए निकल जाते। क्या बात है यार, आजकल तू बड़ा मायूस सा रहने लगा है। बता ना, घर में कोई परेशानी है क्या? रोहित ने लंच करने के बाद कैंटीन में अपने सामने की चेयर पर बैठे हुए हिमांशु के हाथ पर हाथ रखते हुए पूछा। एक बार तो जैसे हिमांशु को कुछ सुनाई ही नहीं दिया। रोहित के दोबारा उसका हाथ हिलाए जाने पर हिमांशु की तंद्रा टूटी। हाँ के साथ टूटी। कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। हिमांशु ने अपने होठों पर एक फीकी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। कुछ नहीं क्या साले, क्या मैं तुझे जानता नहीं? हमेशा हंसने और हंसाने वाला मेरा यार आखिर गया कहाँ? अरे घर में तेरे कुछ दुख तकलीफ है तो वो बता, और अगर तेरी कोई पर्सनल बात है तो वो कह दे यार। अच्छा बता, कहीं कोई प्यार व्यार का तो मामला नहीं है ना? रोहित ने इस बार जरा सख्त लहजे में और हिमांशु को थोड़ा तो घूरते हुए पूछा। प्यार? प्यार व्यार क्या? तू पागल है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। पागल? हिमांशु ने जरा सक पकाते हुए जवाब दिया, और फिर वो वहाँ से उठकर ऑफिस की ओर चल दिया। उस दिन के बाद से हिमांशु जब भी रोहित के सामने होता तो खुद को हमेशा सामान्य दिखाने की कोशिश करता, लेकिन अंदर से वो अपने आप में आए इस बदलाव को स्वयं भी बड़ी ही बारीकी से महसूस कर रहा था। आज रविवार है, यानी कि हिमांशु की छुट्टी का दिन, और हमेशा की तरह आज भी वो अपनी स्टडी टेबल पर रखी हुई अपनी सीए की किताबों के साथ उलझा हुआ है। पढ़ते पढ़ते वो ही उसका कॉफ़ी बनाना और फिर से चुस्कियों के साथ अपनी पढ़ाई में मशगूल हो जाना। सब कुछ बिल्कुल पहले की ही तरह ही है।
शायद वो आज सचमुच खुद में आई पिछले कई दिनों की अपेक्षा कुछ कम बेचैनी महसूस कर रहा था। इस बीच 1 या 2 बार उसकी नज़र उस सामने वाले फ्लैट की खिड़की पर भी गई, मगर आज वो बंद है। हिमांशु बस अब अपनी पढ़ाई ख़त्म करके उस जगह से उठने ही वाला था कि तभी अनायास ही उसकी नज़रें सामने के फ्लैट की उस खिड़की पर चली गईं, जो अब खुल चुकी थी, और वो हरा भरा पौधा अपने यथास्थान पर रखा हुआ आज भी हिमांशु को एक सुखद एहसास से भरने लगा था। हिमांशु उस पौधे को अपलक देख ही रहा था कि तभी वहाँ एक लड़की, जिसकी उम्र शायद कोई 23 या 24 वर्ष की रही होगी, उस पौधे के बिल्कुल नज़दीक आकर खड़ी हो गई। उसने हल्के आसमानी रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके कानों में बड़े बड़े गोल झुमके हिल डुल कर कभी उसके चेहरे पर बिखरी हुई लटों को तो कभी उसके चेहरे को चूम रहे थे। हिमांशु की नज़र अब पौधे से हटकर उस लड़की पर जा टिकी थी। उस लड़की का चेहरा इतनी दूर से हालांकि धुंधला ही दिख रहा था, मगर फिर भी न जाने क्यों हिमांशु को वो चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था और उसे देखकर उसके दिल को कुछ सुकून सा भी मिल रहा था। मगर ये सुकून वहाँ पर चंद पलों का ही मेहमान रह सका, क्योंकि अचानक ही वहाँ चली एक धूल भरी हवा के साथ ही उस लड़की ने झट से वो खिड़की बंद कर ली। अगले दिन हिमांशु ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। दरअसल आज उसकी बड़ी बहन गरिमा और उसका पति माधव उससे मिलने के लिए आने वाले थे। हिमांशु ने बाहर से कई खाने पीने की चीज़ें ऑर्डर करने के साथ ही साथ अपने हाथों से अपनी बहन की फेवरेट चावल की खीर भी बनाई थी। हिमांशु ने खिड़की से नीचे अपनी दीदी और जीजा जी की गाड़ी को जैसे ही आते हुए देखा, वो तेज़ी से लिफ्ट से होता हुआ उन्हें रिसीव करने के लिए नीचे पहुंच गया। वो पार्किंग लॉट में खड़ा उन दोनों की गाड़ी से उतरने का वेट कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र के सामने से होती हुई वो ही सीढ़ियों वाली लड़की लिफ्ट में प्रवेश कर गई और हिमांशु चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया, जबकि वो पिछले 1 हफ्ते से बेसब्री से दोबारा होने वाले इस दीदार का इंतज़ार कर रहा था। और आज जब वो दिखी भी तो इस तरह। एक बार तो उसने वहाँ से मुड़ने की कोशिश भी की, लेकिन इससे पहले ही उसकी दीदी और जीजा जी उसके पास आकर खड़े हो गए। आज एक बार फिर से वो लड़की हिमांशु को बेचैन करके उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा हिमांशु, और फिर वो हमारे पापा हैं, कोई गैर तो नहीं है मेरे भाई? गरिमा यानी कि हिमांशु की बड़ी बहन ने हिमांशु से कहा। प्लीज़ दीदी, मैं इस बारे में बात करके आपको और परेशान नहीं करना चाहता, हिमांशु ने एक गहरी सांस खींचते हुए जवाब दिया। अरे अगर तुझे अपनी दीदी की परेशानी की इतनी चिंता है तो तू घर वापस क्यों नहीं चला जाता? देख, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तेरी इस कंपनी की एक ब्रांच वहाँ फरीदाबाद में भी है, और फिर तुझे ये जॉब करने की ज़रूरत ही क्या है? तू बस अपना सीए कंप्लीट कर, दैट्स इट। इस बार गरिमा का स्वर कुछ ऊंचा हो चुका था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर से बोलना शुरू किया। देख हिमांशु, पापा वहाँ घर में अकेले हैं। अब दिन प्रतिदिन उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी सेहत भी गिरती जा रही है, और मुझसे उनकी ये हालत, उनका ये अकेलापन अब और नहीं देखा जाता। तू समझ क्यों नहीं रहा है मेरी बात? चीख पड़ी गरिमा। और माँ का अकेलापन? क्यों दीदी, माँ का अकेलापन, उनकी बीमारी, उनकी बढ़ती उम्र, गिरती सेहत, उसका क्या? हाँ बोलो दीदी, क्या वो सब नहीं दिखा आपको कभी? देख हिमांशु, ये वक्त अब उन पुरानी बीती हुई बातों को करने का नहीं है। अच्छा दीदी, आपके लिए जो बातें पुरानी और बीती हुई हैं ना, वो ही बातें मुझे रात रात भर सोने नहीं देती हैं। और दीदी, आप तो हॉस्टल में थे और उसके बाद ससुराल में। मैंने मैंने अपनी माँ को उस आदमी के साथ तिल तिल कर मरते देखा है दीदी। मैंने देखे हैं मेरी माँ के वो दर्द भरे आखिरी दिन। कहते कहते हिमांशु बिखर गया। रीमा ने उसे चुप कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके आंसू थे न थमने की जिद किए बैठे थे। गरिमा कुछ देर बाद अपने घर चली गई, लेकिन हिमांशु अभी भी सोच के उसी सागर में डूबा था जिसमें गरिमा उसको अनजाने में डुबोकर चली गई थी। आज रात हिमांशु की आंखों से नींद कोसों दूर थी। गरिमा द्वारा कही गई बातों ने आज उसे अपने अतीत में झांकने पर विवश कर दिया था, जिसे वो कभी भूल कर भी याद नहीं करना चाहता था। और शायद उसी दर्द भरे अतीत की छाया से बचने के लिए आज वो अपने घर से दूर यहाँ नोएडा में रहने लगा था। हिमांशु की माँ की मौत वैसे तो कैंसर से हुई थी, लेकिन उन्हें उस तकलीफ तक पहुँचाने वाला जो था
दरअसल वो ही उनके अंत की असली वजह था। खाना लगा दूँ? हिमांशु की माँ नैना जी ने हिमांशु के पापा प्रदीप जी, जो अभी कुछ देर पहले ही शराब का भभका मुंह से छोड़ते हुए घर में घुसे थे, से कहा। क्या बनाया है स्पेशल खाना? जी स्पेशल क्या, दाल चावल भिंडी की सब्जी और रोटी। डरते डरते नैना जी ने उत्तर दिया। साली जवाब देती है, कहते हुए प्रदीप ने नैना को पीटना शुरू कर दिया, जिस पर नैना ने एक बार फिर से सहमते हुए कहा, आपने ही तो पूछा था। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाएगी? बहस करती है मुझसे? चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर 5 साल का नन्हा हिमांशु अपने कमरे से दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से लिपट कर सुबकने लगा। हिमांशु के पापा अब अपनी नपुंसकता का नगाड़ा बजाकर वहाँ से जा चुके थे, मगर हाँ, वो अपने कमरे में जाते जाते अपने कुकर्मों की निशानी के रूप में वहाँ सोफे पर उल्टी करके ज़रूर छोड़ गए थे। नैना जी यानी कि हिमांशु की माँ ने पहले उसे पुचकार कर चुप कराया और इसके बाद उन्होंने नन्हे हिमांशु, जो कि आज शाम से ही अपने पापा के साथ खाना खाने की जिद करके अभी तक भूखा था, को अपने हाथ से खाना खिलाकर थपकियां देकर सुला दिया। इसके बाद वो फिर से ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर पड़ी उल्टी को साफ करने लगी। उनके आंसू अभी भी उनके गालों से लुढ़कते हुए उनका आंचल भिगो रहे थे और इधर नन्हा हिमांशु भी अपनी माँ के अपने पास से उठकर चले जाने के बाद सहम कर उठ चुका था और अब वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर अपनी माँ को रोते हुए और सफाई करते हुए बड़े ही ध्यान से देख रहा था। हिमांशु के सुबकने की आवाज़ सुनकर नैना ने पीछे मुड़कर देखा और फिर वो एक बार पुनः हिमांशु को अपनी गोद में लेकर बेडरूम में चली गईं। डोरबेल की आवाज़ से अपने अतीत के घने अंधेरे में खोया हुआ हिमांशु वापस वर्तमान में लौट चुका था और जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर उसका दोस्त रोहित एक हाथ में खाना और दूसरे हाथ में शराब की एक बोतल लिए खड़ा था। मैंने तुझे पहले भी कितनी बार समझाया है कि मैं शराब नहीं पीता और ना ही अपने फ्लैट में किसी को शराब पीने देता हूँ। हिमांशु की आवाज़ में गुस्सा था, जिसे रोहित ने तुरंत ही भांप लिया। ओके ओके चिल ब्रो, मैंने तुझे कब कहा कि तू ये शराब पी? और रही बात मेरी, तो ले मैं भी नहीं पीता, मगर तू अपना मूड खराब मत कर यार। रोहित ने बॉटल को एक तरफ रखते हुए कहा, ये देख मैं तेरे लिए तेरे फेवरेट सरदार जी के छोले भटूरे लाया हूँ, ये तो खाएगा ना? अगले दिन हिमांशु जब सोकर उठा तो उसका सिर मानो दर्द से फटा जा रहा था। उसने अपने ऑफिस में फ़ोन करके थोड़ी देर से आने के लिए बोल दिया। फ्रेश होकर हिमांशु ने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और आज वो एक बार फिर से अपने फ्लैट के ठीक सामने वाले फ्लैट की खुली हुई खिड़की से झांकते हुए उस हरे भरे पौधे को निहार रहा था। उस हरे रंग को आंखों में भरते भरते कब उसका सिर दर्द ठीक हुआ, इसका एहसास तो स्वयं उसे भी नहीं था। और फिर कुछ ही देर बाद वो ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था। चूँकि आज उसका दोस्त रोहित पहले ही जा चुका था, इसलिए हिमांशु बस अपने फ्लैट से निकलकर लिफ्ट से होता हुआ सीधे अपनी बाइक स्टार्ट करके सोसाइटी के मेन गेट की ओर चल दिया। वो मेन गेट के बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र साइड में खड़ी एक कार पर पड़ी, जिसमें से किसी आदमी के चीखने की आवाज़ और किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही थी। और ध्यान से देखने पर हिमांशु को ये एहसास हुआ कि यह तो वही सीढ़ियों वाली लड़की थी, लेकिन आज उसने शायद साड़ी ना पहनकर कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई थी। हिमांशु इससे ज़्यादा कुछ देख या सुन समझ पाता उससे पहले ही वो गाड़ी तेज़ी से धूल उड़ाती हुई उसकी आंखों से ओझल हो गई। सारा दिन हिमांशु बस अपनी आंखों के सामने से गुजरी हुई उस गाड़ी और उसमें बैठी हुई उस लड़की के बारे में ही सोचता रहा, मगर लाख यत्न करने के बाद भी वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर वो आदमी था कौन जो उस लड़की को इतने अधिकार से और इतनी बर्बरता से डांट रहा था। आखिर कुछ दिन ऐसे ही बीते कि वो लड़की ना तो सीढ़ियों पर और ना ही कहीं सोसाइटी के कैंपस में ही नज़र आई, जबकि हिमांशु जितनी बार भी अपने फ्लैट से बाहर होता तो उसकी नज़रों समेत उसके दिल की बस एक ही ख्वाहिश होती कि काश वो अभी सामने आ जाए, लेकिन दिल का मनाया इतनी आसानी से होता कहाँ है। और फिर ये कोई रोमांटिक हिंदी मूवी तो थी नहीं कि हीरो ने अपनी आंखें बंद करके हीरोइन के बारे में सोचा और हीरोइन हाजिर। आज इतवार था, मतलब कि सुकून भरा दिन, ना ऑफिस की भागम भाग और ना ही दौड़ दौड़ कर हर काम को निपटाने की जल्दी। आज रोहित ने हिमांशु को अपने यहाँ लंच पर इनवाइट किया था,
दरअसल आज वो दोनों मिलकर लंच बनाने और खाने वाले थे। हिमांशु अलसाया हुआ उठा और फिर उसने अपनी पसंद के गाने लैपटॉप पर लगाए और फिर अपने डेली रूटीन में व्यस्त हो गया। मुझे तेरी वफा का सहारा मिल जाए तो ज़िंदगी मिल जाएगी। टोनी कक्कर का ये गीत लैपटॉप के साथ ही साथ शायद आज हिमांशु के दिल में भी बज रहा था। वो ठीक 11:30 बजे तैयार होकर रोहित के फ्लैट के सामने खड़ा था। दोनों दोस्त जब मिलकर लंच प्रिपेयर करने में मसरूफ़ थे, तभी उन्हें अपने सामने के फ्लैट से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दीं, जिन पर जहां हिमांशु बेहद चौंका, वहीं रोहित बिल्कुल सामान्य बना रहा, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। यार, ये आवाज़ें तुझे सुनाई नहीं दे रही हैं ना? हिमांशु ने चलते हुए टीवी का वॉल्यूम रिमोट से स्लो करते हुए पूछा। यार, क्या आवाज़ें? ये तो यहाँ रोज़ का है, हर दिन सुबह और शाम, बाकी रविवार को तो पूरा दिन बस यही। कितनी बार सोसाइटी के लोगों ने इनकी कंप्लेन भी की, लेकिन पता नहीं साला कितना पावरफुल और बहरूपिया किस्म का बंदा है कि हर बार उस पर एक्शन होते होते रह जाता है। रोहित ने मुंह बिचकाते हुए कहा। हिमांशु लंच करने के कुछ देर बाद ही रोहित के घर से चला आया, क्योंकि आज वहाँ उसका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। शायद सामने के फ्लैट से आने वाली वो चीखें उसे ज़बरदस्ती उसके अतीत में धकेलने का काम कर रही थीं। हिमांशु अपने फ्लैट में आकर बिस्तर पर चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर में उसकी आंख लग गई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आज रहने दीजिए ना। हाँ, अरे जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, वो भला रुके भी तो कैसे? हाँ, कैसे बताओ ना। नैना, कैसे? आपने आज ज़्यादा पी ली है और इसकी बदबू से मेरा जी मचलाता है। बस हाथ छोड़ दो प्लीज़। अरे तुम तो रोने लगी, और ये क्या, तुम हाथ क्यों जोड़ रही हो? चलो, अच्छा नहीं करते आज कुछ, बस मेरे पास आकर चुपचाप लेट जाओ, चुपचाप। अपने होठों पर उंगलियां रखते हुए उस शख्स ने चुप रहने का इशारा किया। नैना कुछ निश्चिंत सी होकर चुपचाप उसके पास बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें मूंद लीं। वो सुकून की 4 सांस भी ना ले पाई थी कि वो शख्स, जो कि उसका पति प्रदीप था, उसके ऊपर बिल्कुल एक भूखे भेड़िए की तरह झपट पड़ा। नैना रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस बहसी की बहसियत न रुकी। कुछ देर बाद नैना बिस्तर पर अपने शरीर पर तमाम नोचने खसोटने और दांत से काटे निशान लिए पड़ी थी, और वो शख्स दूसरी तरफ मुंह के बल बिस्तर पर औंधा लेटकर खर्राटे भर रहा था। 14 वर्षीय हिमांशु न जाने उस घर के किस कोने से ये सब देख रहा था, और फिर देखते ही देखते उसकी आंखों में खून उतर आया। अब हिमांशु के हाथ खून से पूरी तरह से सने हुए थे, जिसे देखकर उसकी माँ नैना की चीख निकल गई। हिमांशु! माँ! एक चीख के साथ हिमांशु की आंख खुल जाती है और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। वो पूरी तरह से नींद से तो जाग चुका था, मगर फिर भी वो अपने इस सपने से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका शरीर थर-थर काँप रहा था। लगभग 10-15 मिनट के बाद वो बड़ी ही हिम्मत करके उठा और वॉशरूम चला गया। हिमांशु का मन आज घर में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, तो उसने अपने दोस्त रोहित को कॉल लगाई, लेकिन उसके दोस्त का फ़ोन बिजी था, जिस पर उसने बाहर सोसाइटी के पार्क में घूमने का मन बना लिया और वो अपने घर में पहने हुए लोअर और हाफ टी शर्ट में ही नीचे पार्क में पहुंच गया। पार्क बिल्कुल खाली पड़ा था। हालांकि रोज़ वहाँ बच्चों और महिलाओं की काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन आज शायद अवकाश वाला दिन होने की वजह से सब लोग बाहर घूमने गए हुए हैं। कुछ देर पार्क के चक्कर लगाने के बाद हिमांशु वहीं एक बेंच पर बैठ गया और वो अपना फ़ोन निकालकर उसमें दिन भर के आए हुए व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेजेस को चेक करने लगा। वो फ़ोन देख ही रहा था कि तभी उसकी निगाह अपने ठीक बगल के छोटे पार्क में घूमते हुए एक कपल पर पड़ी, जो शायद किसी बात पर बहस कर रहे थे। और इससे पहले कि हिमांशु उनके बीच हो रही बहस के मुद्दे को सुन या समझ पाता, उस शख्स ने रुककर अपने साथ चल रही उस लड़की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसकी गूंज न जाने क्यों हिमांशु के कानों से होती हुई सीधे उसके दिल तक पहुंच गई। वो बड़ी ही फुर्ती से वहां से उठा और फिर अनायास ही उसके कदम उस कपल की ओर बढ़ गए, लेकिन हिमांशु जब तक वहां पहुंचा, वो शख्स वहां से जा चुका था। और जब हिमांशु उस लड़की के करीब पहुंचा, तो ये देखकर दंग रह गया कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही सीढ़ियों वाली लड़की थी। आप ठीक तो हैं ना? वो शख्स कौन था जो अभी आपके साथ था? उसने आपके साथ बदतमीजी की, आपको थप्पड़ मारा और आपने उसे बिना कुछ बोले बस ऐसे ही जाने दिया? आखिर क्यों? वो था कौन आपका?
हिमांशु एक अजनबी लड़की से बड़े ही हक के साथ ये सब कह रहा था, जबकि वो भी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ था कि यहाँ हक जताने का उसे बिल्कुल भी हक नहीं था। तभी चुपचाप खड़ी वो लड़की एकदम से चीख पड़ी, जानना चाहते हो ना कि आखिर मैंने उसे इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? आखिर वो लगता क्या है मेरा? और मुझे इस तरह घर के बाहर भारी लोगों के सामने थप्पड़ मारने का हक भला किसने दिया? हाँ तो मिस्टर, उसे यह हक दिया है मेरी माँ ने, जो आज तक कभी अपना भी हक मेरे बाप से नहीं ले पाई और उसे ये हक दे दिया। मेरे नपुंसक भाई और उसकी प्राणों से भी प्यारी मेरी भाभी ने और इस महान समाज ने, क्योंकि समाज कहता है कि वो मेरा भगवान है, मेरा परमेश्वर है। क्यों, क्या तुम अब भी नहीं समझे? अरे वो पति है, मेरा पति। ये कहकर गुस्से से भरी हुई वो लड़की अपने पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। उस लड़की को तो शायद ये अंदाज़ा भी ना होगा कि वो अपने पीछे कितना कुछ तोड़कर और बिखेर कर चली गई थी। हिमांशु के पैर लड़खड़ाने से लगे और वो खुद को संभालता हुआ और अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटता हुआ बोझिल कदमों से अपने फ्लैट की ओर चल दिया। ओए हिमांशु, हिमांशु! रोहित ने शायद हिमांशु को नीचे से निकलते हुए देख लिया था और उसने कई बार उसको पुकारा, लेकिन हिमांशु को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो चुपचाप चलता हुआ अपने फ्लैट में आ गया। आज की रात हिमांशु पर बहुत भारी थी। वो गुमसुम सा बिस्तर पर लेटा हुआ सारी रात करवटें बदलता रहा। उसके कानों में गूंज रहे थे तो बस वो शब्द जिनकी कल्पना उसने कभी सपने में भी नहीं की थी। वो पति है मेरा, पति, पति, पति। हिमांशु को अपनी पीड़ा उस लड़की की पीड़ा से भी ज़्यादा मालूम हो रही थी। सुबह होते होते हिमांशु तेज बुखार से तपने लग गया था। ऑफिस का टाइम हो जाने पर भी जब हिमांशु अपने घर से नहीं निकला तो रोहित ने उसे 2-3 बार फ़ोन किया और जब उसने फ़ोन पिक नहीं किया तो चिंतित होता हुआ रोहित हिमांशु के घर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने हिमांशु की ऐसी हालत देखी तो पहले तो उसने ऑफिस में कॉल करके इन्फॉर्म किया। उसके बाद उसने हिमांशु को चाय के साथ बिस्किट देकर उसे पैरासीटामोल दी। इसके बाद रोहित हिमांशु को कुछ हिदायतें देकर और शाम को आने के लिए बोलकर ऑफिस के लिए निकल गया। अगले कुछ दिनों तक हिमांशु की हालत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो रोहित ने हिमांशु की बड़ी बहन गरिमा को उसके बारे में बताना चाहा, लेकिन हिमांशु ने रोहित को अपनी कसम देकर गरिमा को कुछ भी नहीं बताने के लिए मना कर दिया। जिस पर रोहित ने भी एक शर्त रखी कि अगर वो उसके साथ डॉक्टर को दिखाने चलेगा और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा तभी वो ये बात गरिमा दीदी को नहीं बताएगा। जिस पर हिमांशु रोहित के साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी हो गया। लगभग 1 हफ्ते के इलाज के बाद आज हिमांशु स्वस्थ हो चुका था और आज वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसका दोस्त रोहित उसके साथ जाने के लिए उसके फ्लैट पर आ गया, क्योंकि हिमांशु ने अपने स्वास्थ्य का बहाना बनाकर रोहित से ये कह दिया था कि अब वो ही रोज़ उसके फ्लैट के नीचे या ऊपर उसके पास आ जाए करे, क्योंकि उसे सीढ़ियाँ चढ़ने में या उसके फ्लैट तक आने में तकलीफ़ होती है। वो दोनों नीचे आ चुके थे और जैसे ही रोहित ने बाइक स्टार्ट करी वैसे ही उनके सामने से वो लड़की गुजरी, जिसे देखकर रोहित ने हिमांशु से कहा कि ये वो ही मेरे सामने की फ्लैट वाली लड़की है यार, जिसका पति इसे हर बात पर जलील करता रहता है और मुझे तो लगता है कि वो इस पर हाथ भी उठाता है, क्योंकि यार इसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ों से तो ऐसा ही लगता है। और तो उस दिन जब घर पर आया था तब भी तो इन लोगों की घर से तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी ना। चल यार, हमें क्या करना, तू चुपचाप बाइक चला यार, वैसे भी सिर में दर्द है मेरे, कहकर हिमांशु ने रोहित को चुप करा दिया। ऑफिस में भी हिमांशु गुमसुम सा ही रहा और चुपचाप अपना पेंडिंग काम निपटाता रहा। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त भी बाइक पर वो चुपचाप ही रहा, जिसे रोहित ने उसकी बीमारी से जोड़कर देखते हुए उससे कुछ भी नहीं कहा। यार, आज मैं खाना तेरे साथ ही खाऊंगा, हिमांशु ने बाइक से उतरते हुए रोहित से कहा। इस पर रोहित ने खुश होते हुए उसे आधे घंटे बाद अपने घर आने के लिए कहा। रोहित के ऊपर अपने फ्लैट में चले जाने के बाद हिमांशु अपने घर जाने की बजाय वहीं नीचे पार्क में एक बेंच पर बैठ गया और सोच के समंदर में गोते लगाने लगा। उसे रह रहकर सुबह रोहित द्वारा कही गई बातें याद आ रही थीं। अब धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो लड़की जिसका आंचल हिमांशु सामने के फ्लैट की खुली हुई खिड़की से देखा करता था, या वो लड़की जो उस दिन उससे सीढ़ियों पर टकराई थी,
वो दोनों एक ही हैं। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह कि वो लड़की जिसने ज़िंदगी में पहली बार हिमांशु के दिल के तार छेड़े थे, वो लड़की एक शादीशुदा लड़की है। इस बात को बार बार सोचना उसे बहुत भीतर तक अपराध बोध के एक बेहद गहरे एहसास से भर गया था। आखिर मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हुआ? मैं तो ऐसा नहीं था, या फिर मैं ऐसा ही हूँ अपने बाप के जैसा? खुद के तमाम प्रश्न करता हुआ हिमांशु नकारात्मकता की गहरी खाई में गिरता, उससे पहले ही उसके दोस्त रोहित का उसे बुलाने के लिए फ़ोन आ गया। रोहित के घर पहुंचते ही हिमांशु के उससे शराब के लिए पूछे जाने पर रोहित बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या शराब? तू होश में तो है ना मेरे यार? तू कब से ये गलत शौक पाल लिए? हाँ यार, तुझे क्या लगता है कि मैं सही हूँ? नहीं मेरे दोस्त, मैं कोई सही वही नहीं हूँ, गलत हूँ। मैं गलत, और बस उसी गलती की सज़ा आज मैं खुद को दूंगा यार। हिमांशु ने बड़ी ही मायूसी भरी आवाज़ में कहा। अच्छा, अब समझा। तो तू शराब पीकर खुद को सज़ा देगा? चल ठीक है, दूंगा मैं तुझे शराब, मगर पहले मुझे अपनी गलती तो बता। क्योंकि जहाँ तक मैं तुझे जानता हूँ हिमांशु, मेरे दोस्त, तू तो चाह कर भी कभी कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता कि जिसकी सज़ा तुझे खुद को या किसी और को तुझे देनी पड़े। हिमांशु को बड़े ही गौर से देखते हुए रोहित ने कहा, यार तुझे तो पता है ना कि मेरा बाप पुलिस में एक बड़े पद पर था, और उसी बड़े पद का फ़ायदा उठाकर उसने एक बेचारी शादीशुदा औरत की इज्जत और उसकी घर गृहस्थी के साथ कैसा खिलवाड़ किया था, और उसका निर्दोष पति सारी उम्र मेरे बाप की गंदी नीयत की वजह से जेल में सड़ सड़ कर मर गया। ये कहते हुए हिमांशु की आंखें नम हो गईं। यार देख, इन पुरानी बातों को बार बार दोहराने से क्या फ़ायदा? रोहित ने हिमांशु को समझाने वाले अंदाज में कहा। दोहरा तो इसे मेरे कर्म रहे हैं यार। आज जाने अनजाने में मैं भी वही गलती करने जा रहा था। यार रोहित, तेरे दोस्त को प्यार हो गया यार, और पता है किससे? एक शादीशुदा औरत से। कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ा हिमांशु, और उसे अपने दोनों हाथों का सहारा देकर संभालते हुए रोहित ने कहा कि यार तू किस दुनिया में जी रहा है? यहाँ देख, जहाँ हर जगह नाजायज़ संबंधों की बाढ़ सी आ रखी है, और वहाँ तू उस गुनाह का पश्चाताप करने में लगा हुआ है जो कि तूने जानकर तो किया नहीं मेरे भाई। और फिर मुझे ये तो बता कि प्यार करना कब से गुनाह होने लग गया? हाँ, मैं मानता हूँ कि तेरे पापा ने जो किया वो सरासर गलत था, और उस गुनाह की तो शायद कोई सज़ा भी नहीं, लेकिन मेरे दोस्त, तेरी उनसे क्या तुलना? तूने जो किया अनजाने में किया, और फिर तूने प्यार ही तो किया है, कोई अपराध तो नहीं किया ना। और देख, इस बारे में मैं तुझसे और कुछ नहीं जानना चाहता, क्योंकि मुझे अपने यार पर पूरा भरोसा है कि वो जानकर भी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। अब मुझसे तू बस एक वादा कर कि तू ये खुद को सजा वजा देने का ख्याल ना अब कभी भूल कर भी अपने दिल या दिमाग में नहीं लाएगा। कहते हैं ना कि अगर सुनने वाला हमारा सच्चा हमदर्द हो तो हमारा मन कुछ हल्का हो जाता है, और शायद कुछ ऐसा ही सुकून और हल्कापन आज हिमांशु खुद में महसूस कर रहा था। क्या अब हिमांशु सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाएगा? जानने के लिए पढ़ें अगला भाग।